अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एसपी सीआईए की सीट को अपग्रेड करके डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि सीआईए की सीट को तख्लीक कर दिया गया है। सीआईए किस तरह से काम करती है, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम के जो पुलिस अफसरान हैं अब किस तरह से काम करेंगे, ये सब कुछ सुनते हैं और जानते हैं डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की जुबानी। मुझे लगता है कि अगले चंद सालों में सीआईए की एक्सपेंशन थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। जिस तरह एवीएलएस है वो सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी और रॉबरी को देखती है और वो इन्वेस्टिगेशन विंग को नहीं देखता, जो ही पर्चा होता है उनके पास आ जाता। आफ्टर मे बी 1 odd year जितना भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली एफआईआर सीआईए के पास आना शुरू हो जाएगी। और जो रेस्ट ऑफ द क्राइम है जिसमें फाइनेंशियल क्राइम है, मिसलिनियस है, इस तरह की चीज़ें हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को ट्रेस करना ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल काम होता है। अगर हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि वी आर, मैं आई फोरसी के एक टाइम आएगा कि सीआईए के अंदर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर ये सारा जो क्राइम है, हीनियस क्राइम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनके पास आ जाएगा और ये उसको करना शुरू कर देंगे। पहले दिन इनको मैंने कहा था, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं या कहीं से आपको पता लगे कि कैप्टन लियाकत ने 1 रुपया भी खा लिया तो फैसल चौक में खड़े करके मुझे जूते मारिएगा। वंस आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट लेट यू डू इट। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक हैं जी, जो डीआईजी सीआईए लाहौर पहली मरतबा, ये तो पहली मरतबा तैनात नहीं हुए, लेकिन डीआईजी की सीट जो है वो पहली मरतबा क्रिएट की गई है। मलिक साहब, बहुत आपको मुबारक हो कि बिल आखिर आपने पहले अपग्रेड किया एसएसपी सीआईए की सीट को। मैंने नहीं किया, आईजी साहब ने किया। आईजी साहब ने किया और फिर उसके बाद अब आप डीआईजी की सीट पर आकर तशरीफ़ ले आए हैं। अब तो सर, क्या तरजीहात हैं? अब सीआईए को कितना बड़ा करना है और सीआईए ने करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि आप देखें सन 2002 में अगर कोई 20 साल का हम कंपैरिजन करें क्राइम का, तो लाहौर का जो टोटल क्राइम था मेरा ख्याल है कोई 38,000 के करीब था, जिसमें से हीनियस क्राइम को 8,000 के करीब था। 20 साल में 38,000 से 2,74,000 क्राइम हो गया लाहौर का। ठीक है, 2,74,000 क्राइम है सिर्फ लाहौर का। ठीक है, जिसके लिए एक सीसीपीओ, दो डीआईजी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, 2 एसएसपी और 12 एसपी और 84 एसएचओ हैं। ठीक है, जबकि पूरे पंजाब के अलावा बाकी सारे सूबे, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जीबी, ये पांचों को शामिल करें ना तो इनका क्राइम टोटल 2,99,000 है। यानी सिर्फ लाहौर का क्राइम मुल्क के बाकी सारे सूबों का क्राइम इकट्ठा कर लें तो उनके बराबर है, सिर्फ लाहौर का। ठीक है, जबकि उसको हैंडल करने के लिए जो उनके पास आप देखें को 5 या 6 आईजी हैं, को जो है ना उनके पास को कम से कम को 50-60 जो हैं वो एडिशनल आईजी हैं, को 100 से ज़्यादा डीआईजी हैं और कम से कम 1,117 के करीब एसएचओ हैं। ठीक है, जो लाहौर का क्राइम, जबकि उनके मुतबादिल सिर्फ आपके देख ले 2 डीआईजी और 84 एसएचओ उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। ठीक है, तो एक तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो आईजी साहब का और सीसीपीओ साहब का ये था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए अभी नाउ इज़ द राइट टाइम, रादर वी आर लेट, और हमें सीआईए को एक्सपेंड करना चाहिए, इसकी कैपेसिटी को इन्हांस करना चाहिए, इसकी जो सोर्स है इनको एडिशनल देना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो हीनियस क्राइम है उसके खिलाफ सीआईए काम कर सके। तो सीआईए को फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नाम से रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इसके इंशाल्लाह 2 विंग काम करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ, हेड बाय एसपी ईच एंड देन एसपी एवीएलएस एंड एसएसपी एडमिन एंड आईटी। ठीक है, और उनके मुताबिक फिर इनके आगे सब डिवीजन इनके नीचे होंगी जो इंशाल्लाह क्राइम फाइटिंग का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, सीआईए के बारे में आपने जो कुछ सुना या पहले हम सुनते रहे कि
इन्वेस्टिगेशन में जो लाड़ा था वो सीआईए था। यकीनन इन्वेस्टिगेशन विंग से इसको निकाल दिया गया, लोगों की ख्वाहिश भी थी। मैंने बहुत सारे ऐसे केस किए जो लोग ये कहते थे कि अगर हम सीआईए के पास ना आते तो शायद हमारे मुलजमान ना पकड़े जाते, चाहे वो रॉबरी के हों, चाहे वो कत्ल के हों, किसी किस्म के भी हों, हीनियस क्राइम। तो उसको अब अलग कर दिया। आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा आम लोगों के लिए जिनके साथ वारदातें होती थी, जिनके लोग कत्ल होते थे, जिनकी पुरानी दुश्मनियों पे लोग कत्ल होते थे, कितना फ़र्क पड़ेगा उन लोगों के? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तो मुझे लगता है कि अगले चंद सालों में सीआईए की एक्सपेंशन थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, और जिस तरह एवीएलएस है वो सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी और रॉबरी को देखती है, स्नैचिंग को देखती है, और वो इन्वेस्टिगेशन विंग उसको नहीं देखता, और जो ही पर्चा होता है उनके पास आ जाता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आफ्टर मे बी 1 odd year जितना भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ये ऑटोमेटिकली एफआईआर सीआईए के पास आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द क्राइम है, जिसमें फाइनेंशियल क्राइम है, मिसलिनियस है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो शायद इन्वेस्टिगेशन विंग के पास रह जाए। आल्दो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को ट्रेस करना ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि वी आर, तो मैं आई फोरसी कि एक टाइम आएगा कि सीआईए के अंदर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर ये सारा जो क्राइम है, हीनियस क्राइम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनके पास आ जाएगा, ये उसको करना शुरू कर देंगे। अभी देखिए ना, एक तो मिथ ये ब्रेक हो गई कि पहले सीआईए वाज वन मैन शो, एक एसपी होता था या एसएसपी होता था, वो ऑल इन ऑल होता था डिसीजन मेकर। अभी इट्स नॉट अ वन मैन शो, अभी यू हैव 4 एसपीज। तो अभी आपने डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो बेसिकली शेयर्ड जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, तो उससे मुझे उम्मीद है कि सीआईए की फंक्शनिंग बेहतर होगी, करप्शन की शिकायत इंशाल्लाह उनके ऊपर काबू पाया जाएगा। ऑल्दो हमने कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है, उनको पकड़ के हमने उनके खिलाफ एफआईआर भी दी हैं, बिल्कुल हमारा उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन इसमें मज़ीद और अफसरों के आने के बाद, जिस तरह हमारे पास कैप्टन फुरकान बिलाल साहब, वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर, हमारे पास जो है ना आफ्ताब फुलरवन साहब, वेरी सीजनड ऑफिसर एंड वेरी अपराइट पर्सन, और इमरान करामत बुखारी साहब, उनके जो है ना कोई उनकी इंटेग्रिटी पे कोई इंशाल्लाह किसी को शक नहीं है, वो इतने माशाल्लाह अच्छे और नेक आदमी हैं और ऑनेस्ट आदमी हैं, और जाहिद साहब जो हैं, तो गुड टीम इंशाल्लाह। और इसमें मुझे उम्मीद है कि जो नीचे वाले लेवल पे अगर कहीं कुछ छोटा मोटा कोई गड़बड़ भी होती है तो वो भी ग्रेजुअली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, जो क्रिमिनल हैं उनके ख़िलाफ़ तो आप बहुत सारे मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, जो आपने एक्टिविटी जो भी कोई ऐसी करता है उसको आप पकड़ते हैं। पिछले दिनों एक ख़ातून को उसके शोहर ने ऐसी हरकत करते हुए ऐसी जगह से जलाया कि जो बयान नहीं किया जा सकता, उसका मुलजिम भी आपने पकड़ा, लेकिन कोई शौफ नहीं किया गया सीआईए की तरफ से। लेकिन जब उससे बात की, उनके लवाकिन से बात की, तो उन्होंने बताया कि कैप्टन साहब को हमने किसी तरह से मैसेज दिया और उन्होंने वो मुलजिम भी पकड़ लिया और एफआईआर उनकी नहीं हो रही थी। 2-3 दफ़ा वो थानों में गए, बाद में एफआईआर भी हो गई। क्या आपके पास ऐसा जादू है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो पुलिस कोई ऑफिसर हो, वो चाहे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हो, उसकी भी निशानदेही आप कर देते हैं या उसको आप पकड़ लेते हैं? क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते? देखिए, ऐसा नहीं है शेख साहब कि कोई हम कोई स्पेशल हैं और बाकी अदर्स आर नॉट। तमाम ऑफिसर्स अपना अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन नीति से हिस्सा डालते हैं, और हमारा पर्पज़ एक है कि जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए करें। क्रेडिट इज़ नॉट एन इशू। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बुक्कल में चोर नहीं है ना, तो आपको परेशानी कोई नहीं। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ताला क्योंकि बसीरुम बिल इबाद है, अपने बंदों को बेहतर देखता है, तो अल्लाह ताला से ये मांगना चाहिए कि मौला
इज़्ज़त रखना और पर्दा रखना, डेलिबरेटली किसी के साथ अगर आप ज़्यादती नहीं कर रहे और आपका ज़मीर मुतमिन है, कॉन्शियस क्लियर है, तो फिर आपको खौफ नहीं होता। फिर आप अपना काम ये सोच के नहीं करते कि मेरे से शेख साहब नाराज़ हो जाएंगे या राज़ी होंगे। फिर आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपना काम करते हैं, उसमें फिर जो भी हो जैसे भी हो यू आर डूइंग इट। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, आपके ज़हन में बंदे को राज़ी करना नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना। तो जब अल्लाह को राज़ी करेंगे बंदा खुद राज़ी हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो हम सब कोई, इट्स नॉट कि हम कोई अफसरों के ख़िलाफ़ निशानदेही कर रहे हैं या कोई अफसरों से मुराद है तमाम कांस्टेबल एंड एवरीबॉडी, तो ना हम किसी को विक्टिमाइज़ करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि CCPO साहब और IG साहब की जो हमारे कमांड की डिज़ायर है वो ये है कि जितना पॉसिबल रिलीफ कॉमन मैन को हो सकता है वो पुलिस स्टेशन में मिलना चाहिए। और इतनी ज़्यादा वो सख्ती करते हैं FIR रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि फ़ौरन FIR रजिस्टर करें जब आपके पास है। फिर भी कहीं निगलेक्ट हो जाता है, कहीं कोई चीज़ रह जाती है, तो इसका इट डज़ नॉट मीन कि इसमें कोई कमांड फेलियर हो गया है। हाँ, चीज़ें रह जाती हैं, ओमिशन हो जाती है। तो हमारा सबका मकसद सिर्फ यही है कि हम आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करते रहे, वो हमें करते रहना चाहिए। आम आदमी को एक वो लुट जाए डाकुओं के हाथों, दूसरा वो थाने कचहरी के चक्कर लगा के लुट जाए, तो फिर हमारे AC वाले कमरों में बैठने का कोई फायदा नहीं है। कैप्टन साहब, आप सच्चे और खरे आदमी हैं, जो लोगों को ये बात हज़म भी नहीं होती है, तो कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ पे प्रोपेगेंडा भी करते हैं। उससे फ़र्क पड़ता है कोई? यकीनन नहीं पड़ता। है नहीं सारी गल जी कि देखिए ना, मैंने पहले बात की ना, मैं पिछले दिनों भी किसी जगह को बच्चों से बात कर रहा था, तो मैं उनको ये कह रहा था कि आपको रोज़ाना किसी को करैक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाह बसीरुम बिल बात की जब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला तो आप जितना मर्जी, मैं अगर रिश्वत चोरी भी लवांगा तो मेरे अल्लाह नूं तो पता है ना, तो फिर मैं तुसी मैनूं जिन्ना मर्जी पार सकूँ, मैनूं तो पता मैं गंदा आदमी हूँ, मैनूं तो पता मैं खबीस आदमी हूँ, मुझे तो पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, कभी आदमी हूँ, मकरू आदमी हूँ। तो मैं लोगों से छुपा के क्या करूँ, कितना छुपाता रहूँगा। तो अगर मैं नहीं कर रहा तो बाहर जितना मर्जी को कहता रहे। और फिर तो मैं देश सगोगा रकीमा आवाज़ सगा कम ना कुना दरिस के गदारा, कुत्तियां दे भौंकण नाल फकीर दी रोज़ी 'ਚ कोई कमी आउंदी है। तुसी तुहाडा कॉन्शियस क्लीयर होना चाहिए कि मैं बंदे नूं दिखाने वास्ते काम कर रहा या अल्लाह की रज़ा वास्ते कर रहा हूं। एंड इफ़ यू आर डूइंग अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर अल्लाह तो आपको हर दफ़ा हर जगह देखता है ना। मैंने दसने हिस्ट्री भरी पई है, इन्हां नबियां नूं माफ़ कीता तुमता लान तो, इन्हां सहाबा नूं माफ़ कीता तुमता लान तो, इन्हां वलियां दरवेशां नूं माफ़ कीता। तो मैं तो खुद मूँह कहना मैं गुनाहगार आदमी हाँ, तो मैं की जवाब देंदा फिर कि मैं बड़ा चंगा हाँ, बड़ा नेक हाँ। आई डोंट नीड नॉट टू से दैट। कहते रहे, जिसने प्रोपेगेंडा करना जो मर्जी कहते रहे, इट डज़ नॉट मैटर, मुझे इफेक्ट ही नहीं करता। अल्लाह की रज़ा के लिए नौकरी करनी है, यहाँ नहीं तो जहाँ लगाएंगे वहाँ करेंगे। कहन के माल रोड की सफाई करो वो भी करेंगे, सरकारी मुलाजिम है ना भाई, तनख्वाह लेते हैं, करेंगे। नखरा किस चीज़ का? तो इट्स वेरी सिंपल, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्जी हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैप्टन साहब, CAA के बारे में जो खासकर आपके नीचे करने वाले कमांड है या पहले करते थे, या अब तो यकीनन आप सफाई का अमल जारी रखे हुए हैं, कोई लोग ऐसे जो इसमें किसी भी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं, किसी कब्ज़ा ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक़ हो या कोई रिकवरी का इशू हो, कुछ इस तरह के मामला हो, तो कोई सज़ा का तयन कर सकें आप अब तक, या किन लोगों को? सर वी आर वेरी क्लियर जी कि पहले दिन इनको मैंने कहा था कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं या कहीं से आपको पता लगे कि कैप्टन लियाकत ने 1 रुपया भी खा लिया, तो फैसल चौक में खड़े करके मुझे जूते मारिएगा। आई विल नॉट डू इट, आई विल नॉट लेट यू डू इट। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद जो करेगा सीधा जेल जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल, असी चलान किते ने, परचे भी दिते ने, मुलजमा दे नाल चलान किते ने, आगे भी करेंगे। वी आर वेरी क्लियर। ठीक है, अवाम का पैसा अवाम के पास जाना है, बात खत्म। बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ, लोग भी पूरी उम्मीद है। जो एक गैंग वार हमारे शहर लाहौर में होती है, इसमें कहते रहे हैं लोग, बातें सुनी हैं जो आपने भी सुनी होगी कि जी शूटर्स को CIA पैसे लेके तो कत्ल करवाती रही, मरवाती रही, पुलिस इनकाउंटर होते रहे, इस तरह से होता रहा। इसका सलूशन क्या है? ऐसा कभी होगा या ऐसा होता रहा? सर देखें, मैं किसी पास्ट की कोई ऐसी बात, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी दैट डिटेल। अगर
किसी को पता है कि उसके बच्चे को, बेटे को पैसे लेके किसी ने मारा है, तो बिस्मिल्लाह, हाउस इज़ ओपन, आएँ, एप्लीकेशन दें। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस अफसर से वो कहे कि इंक्वायरी करवाए, मैं उस अफसर से इंक्वायरी करवाता हूँ, चाहे वो मेरे से सीनियर हो, चाहे मेरे से जूनियर हो, चाहे मेरे मतहत हो, चाहे मेरे मतहत ना हो, मैं करवाता हूँ, करवा ले। और अगर किसी ने पैसे लेके मारा है, उसको हम 302 में उसी मुकदमे में चालान करके अंदर भेजेंगे। बिल्कुल ऐलान कह रहा हूँ। ठीक हो गया नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ द सोसाइटी हु हैज़ टू डिसाइड कि उसने कातलों के ख़िलाफ़ खड़े होना है पुलिस के साथ, या कातलों के साथ कत्ल होते रहना है। कातलों के साथ खड़े होंगे तो कातल मारते रहेंगे ना इनको, तो मरते रहेंगे। ठीक है। तो इट इज़ द सोसाइटी विच हैज़ टू डिसाइड कि पुलिस के साथ कातलों के ख़िलाफ़ खड़े होके अपनी अगली नस्ल को बचा लें, या कातलों की सफ़ में खड़े होके अपने बच्चों को उन्हीं कातलों के हाथों मरते हुए देखते रहें। इट इज़ द सोसाइटी विच हैज़ टू डिसाइड। कैप्टन लियाकत कैन नॉट डू मच अबाउट दैट। अगर आपके मोहल्ले में कोई शूटर कोई बत्ता ले रहा है, 5-5 हज़ार रुपया लेके बंदे मार रहा है, आप लोगों को थ्रेट कर रहा है और आप हमें नहीं बताते, हम उसको पकड़ते हैं तो आप गवाही भी देने नहीं जाते, तो वो कल को आपके बच्चे को भी मारेगा। बिल्कुल ऐसे। तो देन फिर पुलिस से शिकवा किस चीज़ का? फिर मरते रहे। भाई कुछ दिन पहले मेरा कांस्टेबल बेचारा ज़ख्मी हुआ है, उसको स्टेट उन्होंने फायर मारे हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है अभी भी। ठीक है, तो ये पुलिस वाला भी तो किसी का बेटा है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी रोते हैं कि बाबा हमारे ठीक ठाक गए थे तो बेड पे पड़े हुए हैं। उनको वो भी रोते हैं कि हमारा बाप अच्छा खासा गया था, ईद का दिन है, शहीद होके आ गया, डेड बॉडी आ गई है। तो भाई ये फिर आपके बच्चों की डेड बॉडी आएगी ना। डाकू, चोर, कातल, शूटर, जब आप उनको खुद छुड़वाने जाएंगे तो कल को आपके बच्चों की बारी आएगी ना, मुकाफात अमल है। तो लेट द सोसाइटी थिंक ओवर इट एंड डिसाइड कि इन्होंने डाकुओं के साथ खड़े होना है, कातलों के साथ खड़े होना है, इन्होंने मंशियात फरोशों के साथ खड़े होना है, या इन्होंने पुलिस के साथ जो ऑनेस्ट और अपराइट कॉप्स हैं उनके साथ खड़े होके तो इन चोरों, डकैतों का और मंशियात फरोशों का मुकाबला करके अपनी अगली नस्ल को बचाना है। बिल्कुल ठीक है। दैट्स इट। कैप्टन साहब, अग्रेसिव पुलिसिंग पे यकीन रखते हैं? आई डोंट नो एग्रेसिव पुलिसिंग की डेफिनेशन क्या है। एग्रेसिव पुलिसिंग में बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि चोर डाकुओं को हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो हमें लूट लेंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हमें उनके पीछे जाना चाहिए ताकि वो लूटने ना आए और हम उनको पकड़ लें। बात खत्म। इट्स वेरी क्लियर। एक बंदे ने 10 वारदातां कीतियां ने तो असीं उन्हें इंतज़ार करते रहिए कि 11वीं कर रहा लेकिन मेरे हल तरी ना की, हम साइज करके चला गया तो कोई गल नहीं, फिर 11वीं अगली 12वीं तुहाडे घर करेगा। तो अगर आपको पता है कि ये डाकू है, ये वारदातें कर रहा है और एक्टिव है, तो देन यू शुड नॉट वेट, यू शुड गो आफ्टर हिम। आप उसके हाईडआउट पे जाएं, आपको रेड करना चाहिए, फिर कोई बात नहीं। फिर हमारे लोग ज़ख्मी भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया। पिछले हफ्ते हुआ हमारा बेचारा बंदा अभी भी हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में। तो फिर ये तो वार है, वार में तो ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है। कैप्टन साहब, आप अब DIG CIA है, ऑर्गेनाइज क्राइम के DIG हैं। आपके पास 2 चीज़ों का इजाफा हुआ। एक हुआ जो मंशियात का स्पेशल सेल बनाया गया, और एक AVLS आपके पास आया। हर शख्स की शिकायत है, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, नहीं मिलती। हर शख्स की शिकायत है कि सोसाइटी में मंशियात का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि हर दूसरे घर में एक बच्चा इसका आदी निकल रहा है। उसके लिए CIA क्या करेगी? देखें जी, एक तो आपको पता चला होगा जो कुछ लोगों ने उसको बड़ा डिफरेंटली पोर्ट्रे करने की कोशिश की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, कि मैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ये बताना चाहता हूँ कि NIU हमारे पास तकरीबन को महीना पहले आई थी, और जो ही आई हमने उनका ऑडिट शुरू कर दिया था। उससे पहले वो हमारे मातहत नहीं थी। ठीक। तो ऑडिट शुरू किया तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें निकली, और आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मीडिया में देखी भी। कुछ दिन पहले हमारे CIA काना वालों ने एक बंदा पकड़ा, उससे मेरे ख्याल कमोबेश 35 किलो चर्स मिली। ठीक। आज उसकी वालदा मेरे ख्याल कोई 70 के पास होंगी, उसकी वाइफ और उस लड़के का भाई मेरे पास आए हैं। और अगर आपका कैमरा लगा होता तो आपने कहना था कि इनसे ज़्यादा मजलूम आदमी कोई नहीं।
ने कहा जी पुलिस ने जुल्म कर लिया, हमें लूट लिया, हमारा बेटा प्रॉपर्टी का काम करता है, उसने कभी गलत काम नहीं किया, और देखें जी हमारे घर से ये भी ले गए, वो भी ले गए, फलाना भी ले गए, फलाना भी ले गए। गुड इनफ। मैंने सारा, क्योंकि सारी चीज़ मेरे नॉलेज में थी और हमने पिक्चराइज की हुई थी, मैंने मैडम को कहा कि ये वीडियो आपके घर की है, तो उसको पता नहीं था कि ये कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने उस मंशियात फरोश जो उनका बेटा था उसके साथ एक एक चीज़ की वीडियो बनाई थी। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज मिला है कि जी वो मान लिया उन्होंने और वो माफ़ी मांगने आ रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई है, हमने गलत बयानी कर दी थी, हमें सारा पता था कि हमारा बेटा 3 साल से मंशियात का काम कर रहा है, और सारा वो कितनी सोसाइटी को तबाह कर रहा है। एक डाकू तो एक घर को लूटता है ना, एक मंशियात बेचने वाला 1000 घर को तबाह करता है, पूरे घर को तबाह करता है। और उसका तरीका वारदात ये था कि वो ऐसे उसको जो है ना पैक करके, समझ लें कि होम डिलीवरी करता था, राइड मंगवाता था बाइकिया की या इस तरह की, उसको कहता था कि ये इस एड्रेस के ऊपर, इस नंबर के ऊपर जाके ड्रॉप करो, पैक करता था, जितनी क्वांटिटी किसी ने मांगी है, 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह पैक करता था, उसके घर ड्रॉप कर देता था। तो जब तक सोसाइटी में इस तरह की माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों की इसी तरह कुरान और कसमें उठाते रहेंगे, इस तरह के भाई मौजूद हैं जो कुरान और कसमें उठाते रहेंगे, और इस तरह की बेगमात मौजूद हैं जो कुरान और कसमें उठाते रहेंगे, तो पुलिस तो नहीं इसको सोसाइटी को मंशियात से पाक कर सकती ना मेरी जान। इस सोसाइटी ने साथ खड़े होना है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो उसके साथ गवाही देने आते हैं कि नहीं, कलमा पढ़ के कि नहीं ये तो बेगुनाह है, मासूम ही बड़ा, इससे ज़्यादा मासूम पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरा मासूम आपने मोटरसाइकिल चोरी वाला देख लिया, आपके सामने 2 लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से बात की कि जी हमारे 2 बंदे हैं, वो बड़ी जुल्म हो गया उनके साथ, उन्होंने सिर्फ अपने मोटरसाइकिल के ऊपर स्पेयर पार्ट चेंज किए थे। तो जब मैंने उनको कहा कि कितने मोटरसाइकिलों के, तो फिर वो चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने डकैती की मोटरसाइकिलें खरीदी हुई हैं, स्नैच्ड मोटरसाइकिलें ली हुई हैं, दे आर रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब तक सोसाइटी ये लेना बंद नहीं करेगी ये काम नहीं रुकेगा। भाई आपके इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएं, जितने नशई मोटरसाइकिल चोरी करते, आप समझते हैं कि आप जन्नत में रह रहे हैं, ना आपने मोटरसाइकिल को लॉक लगाना है, ना डबल लॉक लगाना है, ना घर के अंदर खड़ा करना है, ना पार्किंग में खड़ा करना है। इवन कई दफ़ा ऐसा होता है चाबी भी अंदर छोड़ के चले जाते हैं, बाद के अंदर चोरी हो गई है, पुलिस पर्चा दर्ज कर दी। तो यार आप जन्नत में तो नहीं रह रहे। सोसाइटी ने भी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी है, जब तक वो नहीं निभाएंगे ये चीज़ें, मैं जो पहले आपको स्टैटिस्टिक्स के बाद बताया है कि 2,74,000 मुकदमा जो है वो ये आपका 60 बंदा या 600 बंदा या 500 बंदा नहीं वर्कआउट कर सकता जब तक आप लोग साथ ना हो कि हमने अपनी जिम्मेदारियां भी, कुछ हकूक़ होते हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं, जहाँ शहरियों के हकूक़ हैं कुछ फ़राइज़ भी हैं। कभी आपने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये आपके हाथ में 2 लाख का मोबाइल है, ये कहाँ से आया है? नहीं, हम खुश होते हैं मुंडे साढ़े को मोबाइल आ गया, वो भावें डकैती करके ले आया होए, हम खुश होते हैं कि देखो मोटरसाइकिल नहीं सी माशाअल्लाह भी, उनते 1 to 5 तो फिरदा कित्थों लैके असीं कदे पुत्तर नूं नहीं पुछदे कित्थों ले आया, कार कित्थों ले आया कदे नहीं पुछदे। जिस तरह वो बीबी नहीं ना मानती, इसी तरह हम भी नहीं मानते। तो ये उस वक्त तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती जब तक हम कलेक्टिवली सारे काम ना करेंगे। हमने सबसे पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की कोशिश की है, उसी सिलसिले की कड़ी है कि NIU में भी एहतसाब हो रहा है, मंशियात फरोशों पे भी काम हो रहा है। आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लें, पिछले 2 महीने में कितने गैंग मंशियात फरोशों के पकड़े गए और उससे पहले कितने पकड़े गए। हमारा तो हर कैच ही 35 किलो 40 किलो 100 किलो 72 किलो 75 किलो का चाल है। बिल्कुल ऐसे हम अभी वो 100 ग्राम वाले पर्चा दे के मुँह काला कराने वाला काम नहीं कर रहे कि फिगर बनाते रहे। वी आर नॉट डूइंग दैट। IG साहब और CCP साहब की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि बड़ी मछलियों को पकड़े, एंड वी आर आफ्टर दैम इंशाल्लाह। और हम बिल्कुल नॉन स्पेयरिंग एटीट्यूड है, कोई नाराज़ होता हो, अल्लाह राज़ी होना चाहिए, बंदे नाराज़ होने से या राज़ी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना पूरे पाकिस्तान की आबादी मेरे साथ राज़ी हो जाए, तो अगर अल्लाह नाराज़ है ना तो मैनू कख नहीं दे सकते। तो पूरे पाकिस्तान की आबादी मेरे नाल नाराज़ होए, तो अगर अल्लाह राज़ी है तो मैनू नाल फ़र्क कोई नहीं पैना, उन्होंने दुश्मनी में। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम के DIG ऐसे मुलजमान, ऐसे क्रिमिनल लोगों के लिए मैसेज। शेख साहब,
पहले दिन से मेरा बड़ा सिंपल वन लाइनर मैसेज है, वी आर गुड विद गुड पीपल एंड वी आर वेरी बैड विद बैड पीपल। हमारा काम लाहौर के शहरियों की इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है और उनकी हफाजत के लिए हमें कानून के दायरे में रहते हुए किसी एक्सटेंट तक भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। लाहौर के शहरियों की जान माल और इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और काम करते रहेंगे, बिकॉज वी आर द गैंग बस्टर्स। थैंक यू। आपने सुना कि डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम सीआईए क्या कहते थे। क्या उनका कहना था कि कैसे तफ्तीश और कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि सीआईए वर्किंग करता है। अब आपको सुनवाते हैं उन मुल्ज़मान की ज़ुबानी वो बातें जब वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में होते हैं तो अपने जुर्म का इतराफ़ नहीं करते। जब उनके केसेस सीआईए यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम के पास आ जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें तोते की तरह फर बोलते हैं और अपने जुर्म का इतराफ़ करते हैं। ऐसे मुल्ज़मान क्या कहते हैं ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। मैं नज़ीर ने कहना यार बेगम जी बेइज्जत कर रही है बहुत ज़्यादा, चली जाती घर। अच्छा, उन्हें मैंने दो तीन दफ़ा दसिया गाल ने भी कि तुहाडे तो मगर चली जाती है। ठीक है, आप भी तस्दीक की ज्यादती है बहुत बड़ी इस उम्र के हिस्से ठीक है। बेइज्जती है बहुत ज़्यादा। बेगम दी बिस्ती कोलों बचन वास्ते तुसी पर अगर चीज़ के वो कहती मैंने कहती सी मूँह कहती सी हाँ हाँ मैं शादी करनी मैं तलाक दे। अच्छा, लेकिन तुसी क्या मैं क्या सी नहीं तेरी मैं मेहनत करदा ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है ऐ सर गुस्से दे विच सारा अच्छा, गुस्से दे फिर होया किस तरह मतलब कीता किस तरह दसो। भावनगर चले गए ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਭਾਵਨਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੀਂਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਡੈਨਜ਼ੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰ 'ਚ ਹਥੌੜੀ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਟਾਇਆ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਰੇ ਨਹਿਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਸੀਟ ਨਹਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ। ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਈ ਕਿ ਰਪੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁਸ਼ ਕੀ। ਅਫਸੋਸਦਾ ਸੋ? ਅਫਸੋਸਦਾ ਸਰ ਅੱਛਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ- ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਰਾਚੀ। ਕਰਾਚੀ ਭੇਜਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਤੇ? ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਦੋਸਤ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਜੋਹਟੋਂ 'ਚ। ਜੋਰਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਜੋਰਟੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸਰ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ CDR ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਲਿਆ ਜਾਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, DI ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ? ਸਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਰ- ਬਦਲਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਏ? ਬਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਮ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗੰਦਮ? ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰ ਜਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਨਦਾਮਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਘਰ 4 ਚਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਅੱਛਾ 15 ਏਕੜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਕੇ बेची कोई 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ 150 ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਠੁਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਰ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ? ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦੇਖੇਗਾ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਸਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਰ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਰ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਸਰ 50 ਸਾਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ 60 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, 240 ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 120, 130, 240। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਵੈਸੇ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਸ ਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਸ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ 15 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਬਸ ਸਰ ਕਿਸ 15-20 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਟੌਪਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ। ਹਸਰਤ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਅਫਸਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਬਸ ਸਰ ਨਦਾਮਤ ਸਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ, ਮੈਂ- ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੇ ਸਰ, ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਬਸ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਸਰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਤੇ ਛੱਡ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੋ ਸਰ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? ਬਸ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਸਰਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਫੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਛਾਪਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? 98,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। 98,000 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਟਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲਈ ਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੈਰ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਤੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਪਾਈ। ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੋਤਲ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ- ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਘੁਮਾ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੈਣ ਸੁੱਖ। ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਝੂਲਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਨੂਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੇਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਦੇਗ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਝੱਟ ਇੱਥੇ ਲੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਸ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਗ ਹੈਗੀ ਸੀ,
ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ? ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁੱਟਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? 98,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ- ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਸ਼ਾਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹਲੇ ਆ ਵਕੂਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5.5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ 98,000 ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ? ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੈਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਤਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ? ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ। ਦੱਸ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ऐसे मुलजमान जो खुद ही जुर्म करते हैं और मुकदमात में मुद्दई भी खुद बन जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस उनकी तफ्तीश करती है तो वो कुछ नहीं मानते। जब CIA की हिरासत में आते हैं तो वो तमाम चीज़ों का एतराफ़ कर लेते हैं। इस हवाले से CIA यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम के पुलिस अफसरान क्या कहते हैं कि मुलजमान इतनी आसानी से उनके पास आके एतराफ़ जुर्म क्यों कर लेते हैं? ये सब कुछ सुनते हैं पुलिस अफसरान की ज़ुबानी। जो केस है, जो तफ्तीश है, वो तो बड़ी मुश्किल लगती है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को ही कत्ल करता है और ख़ुद ही उसका मुद्दई भी बनता है और उसके लवाहिकीन जो है करीबी बहन भाई और वालदैन भी उसके नहीं हैं, किस तरह CIA पुलिस मुलजिम तक पहुँची? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह है जी कि डॉक्टर जाहिद इसका नाम है। जायदाद के लालच में इसने अपनी बीवी को लाहौर से पिछले साल 27 जुलाई को लाहौर से ये लेके उसको हारूनाबाद चला जाता है। ठीक है। बहावल नगर, फिर बहावल नगर से चिश्तियाँ, वहाँ एक कमरे में अपने एक मुलाजिम को बुलाता है। वहाँ पे उसको बीमार होती है, उसको लिटा के उसको ड्रिप लगाता है और उसमें कुछ इंजेक्शन दे देता है, जो इंजेक्शन उससे वो बेहोश हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जब वो बेहोश होती है, रात के 2 बजे के करीब उसको सर पे गाड़ी में से हथौड़ी निकालता है और सर पे हथौड़ी मारता है, जिससे वो पहले ही बीमार होती है और बेचारी थोड़ी सी मज़ामत के बाद मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये अपने मुलाजिम को साथ लेता है, उसको गाड़ी में बिठाता है। वहाँ से रात 2:30 बजे चिश्तियाँ से आगे एक जगह है, उसको कहते हैं पुल मुराद, एक बड़ी सी नहर है, उसका पुल है। ठीक है। एक वो स्टॉप है, बस स्टॉप और अड्डा टाइप, वहाँ पे ये जाता है, देखता है 2-3 लोग बैठे हैं, दुकानें 1-2 खुली हैं,
तो वो मेन से नहर के साथ साथ जिस तरफ पानी जाता है, ये नीचे गाड़ी उतार के थोड़ा आगे जाके अंधेरे में अपनी बीवी को, मरी हुई को, उसके सर पे कपड़ा और तकिए के गुलाब वगैरह इसने लपेट दिए होते हैं, ठीक है। और मरी हुई को वहाँ ये नहर में फेंक दिया। ये 27 और 28 जुलाई की दरमियानी रात। ये उसके बाद अपने साथ मुलाजिम को लेके वापस लाहौर में आ जाता है, लाहौर में उसको उतार देता है। उसके बाद ये 1 तारीख को 3 दिन के बाद मुलाजिम को उसका फ़ोन दे के कराची भिजवाता है और उसको कहता बीवी है, का फ़ोन दे के? जी बीवी का, और मुलाजिम का फ़ोन लेके अपने पास रख लेता है। ठीक है। वो मुलाजिम इसका कराची जाता है, जाके वो फ़ोन ऑन करता है, फिर ऑफ़ कर लेता है। 2-3 दफ़ा वो घंटे घंटे के लिए उस फ़ोन को ऑन करता है, उसमें कोई कंपनीज़ के मैसेज आते हैं और वापस आ जाता है। उसके बाद फिर ये वकूए के तकरीबन 12-13 दिन बाद 10 तारीख को, यानी 27 जुलाई को ये वाक़या होता है, और अगस्त की 10 तारीख को ये थाना जौहर टाउन में जाता है और कहता है जी कि मेरी बीवी जो है वो गुम हो गई है, गायब हो गई है, तो FIR दर्ज की जाए। वो अगवा की FIR दर्ज कर लेते हैं थाने में। ठीक। उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान ये 17 तारीख को उससे, यानी 11 तारीख को इनकी FIR दर्ज होती है। 5-6 दिन बाद फिर उसी मुलाजिम को वही मोबाइल दे के फिर कराची भिजवाता। ठीक। साथ में ये उसके पेपर्स के ऊपर 2 मैसेजेस लिखता है, लिख के और नीचे नंबर लिख देता है, एक अपना नंबर और एक उस मरने वाली नायला की एक दोस्त होती है जो उसके मोहल्ले में रहती है, उसका नंबर लिख देता है। और उसका मैसेज अलहदा लिखता है, अपना अलहदा लिखता है, और उस बंदे को, मुलाजिम को कहता है, नज़ीर को, कि तुम इसको कराची ले जाओ, वहाँ पे किसी बंदे को कहना कि इन नंबरों पे ये मैसेज कर दें। वो वहाँ पे कराची चला जाता है, मार्केट में 1-2 लड़कों से कहता है, तीसरा या चौथा बंदा उसकी बात सुन लेता है, मान लेता है और उसका मैसेज कर देता है। अब नायला के नंबर बंद हो जाते हैं 17 तारीख को दोबारा, और उसके नंबरों से इसके अपने नंबर, मारने वाले डॉक्टर उसके खामद के नंबर पे मैसेज आ जाता है। और मैसेज में लिखा होता है कि जी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको बताए बगैर आ गई और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए निकली हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँ। ठीक। इसी तरह वो अपनी एक दोस्त को मैसेज करती है कि जी मैं चली गई हूँ, तो मेरे मियाँ का ख्याल रखना ये यानी उसको मिसलीड करने हैं, यानी तफ्तीश को या उसको उलझा रहा है, या उसको इस तरीके से टेक्निकली उसको मजबूत कर रहा है कि पुलिस को यही पता चले कि वो खुद गई है, उसकी लोकेशन कराची में आई है, और कराची 2 दफ़ा आई है, 1 तारीख को आई है, फिर 17 को आई है, तो इसका मतलब वो कराची में कहीं छुपा गई है, और कराची में आप जाके उसका मोबाइल बंद है, ढूंढ नहीं सकेंगे उसको। ठीक। ये मकामी पुलिस के पास आ जाता है, पुलिस उस पर कोशिश करती है, उसकी डिटेल्स निकालती है, वो उसी तरह सारा कराची का मामला नज़र आता है। उनको जब वो मैसेज पढ़ते हैं थाना जौहर टाउन इन्वेस्टिगेशन वाले, तो उनको समझ आती है कि ये तो खुद गई, तो उसको कहते हैं ये खुद गई, बार हम कराची चलते हैं आपके साथ, आप चले हमारे साथ। ये जानबूझ के उसके ज़्यादा परसू नहीं करता। 8-9 माह के बाद तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेंज होती है और CIA के पास आ जाती है। जब हमारे पास आती है, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीशी है, जो उससे हम ये लेते हैं, जो रिकॉर्ड वगैरह सारा देखते हैं, हमें भी यही समझ आती है कि शायद वो अपनी मर्ज़ी से गई। लेकिन इसी दौरान जैसे इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, ये DIG के पास जाता है इन्वेस्टिगेशन, ये जाता है लीगल ब्रांच वालों के पास, और वहाँ जाके ये कहता है कि जी मैंने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई नहीं, मैं इस केस का मुद्दई हूँ, मैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उससे मुतमईन हूँ, आपने ये इन्वेस्टिगेशन CIA को क्यों भिजवाई। अब CIA में हमारे इंस्पेक्टर आतिफ हैं जिन्होंने ये केस सारा डील किया और ये देखा और इसको तलाश किया। ठीक है। जब इसको ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई है, तो ये DIG साहब इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, एप्लीकेशन रिटर्न देता है कि जी वो जिसके पास आपने तफ्तीश भिजवाई है, मैं तो भिजवाना ही नहीं चाहता, मैं तो मुतमईन हूँ, मेरी तफ्तीश ठीक चल रही है। तो उसके बाद लीगल ब्रांच वालों के पास जाता है, लीगल के DSP साहब से मिलता है, वो सब उसे ये कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है कि हमने एक और टीम लगाई है जो इस पर ज़्यादा मेहनत करे और आपकी हेल्प करे। वो तो कहा जी नहीं, मेरी तफ्तीश आप चेंज ही ना करें।
ठीक है। इसका इस तरह चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ जाना, उससे हमें और इस पर हमारा शक बढ़ता है। ठीक है। फिर हम इसके तमाम रिश्तेदारों को, ससुराली रिश्तेदार जो नाइला मरने वाली के दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हम उनके पास जाते हैं जहाँ पे ये रहते हैं, उनके मोहल्ले से चीज़ें पता करते हैं। फिर इसका रिकॉर्ड चेक करते हैं, इसके माँ बाप का जहाँ पे घर है आज़म गार्डन वाली से। तो बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं जो हमें ये लग रहा होता है कि ये कहीं घूम घुमा के जो केस है ये इसी की तरफ जा रहा है। ठीक। और जब ये कहता है कि मैंने आपसे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवानी और उसके खिलाफ एप्लीकेशन देता है, तो हमें और यकीन आता है कि ये, फिर हम इसको बज़रिया हुक्मनामा, क्योंकि ये हमारा मुद्दई होता है उस केस में, जो केस हमारे पास आया है उसमें ये मुद्दई है। ठीक है। हम इसको हुक्मनामा तलबी भिजवाते हैं कि हमें आकर मिले और बताए क्या मामला है, हम इसकी किस तरह मदद कर सकते हैं, इसके पास क्या सबूत हैं, ये क्या है, हम किस तरह चलें। ये हमारे पास नहीं आता। हम बार बार बुलवाते हैं, भिजवाते हैं हुक्मनामा तलबी, ये आता ही नहीं। आखिरकार फिर हम ये अपना नंबर बंद कर लेता है, फिर हमें और यकीन होता है। आखिरकार हम इसे ढूंढ के पकड़ लेते हैं, फिर इसके साथ मज़ीद इसका जो साथी मुलाजिम है उसको पकड़ते हैं, फिर मज़ीद इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो मिलना शुरू हो जाती हैं। मियां साहब, CIA के पास जब भी मुलजिम आता है फ़ौरन मान जाता है। इसकी तफ्तीश 2 साल तक होती रही, 2 साल तक मुलजिम जो है वो शामिल तफ्तीश भी होता रहा, लेकिन जब आपने इसकी तफ्तीश की उस वक्त वही मुलजिम जो दोस्त भी था, मोहल्लेदार भी था मकतूल सरवर का, तो आपने जब उसकी तफ्तीश की तो उसने एतराफ़ भी कर लिया और गिरफ़्तार भी हो गया। तफ्तीश के कुछ पहलू होते हैं जिनको अगर मद्देनज़र ना रखा जाए तो उससे जो है ना वो तफ्तीश डिले भी हो जाती है, तो उसमें नुकसान होता है कि वो क्लियर नहीं होती। इसमें ख़ास तौर पे हम लोगों ने जो स्पेशली हमारी टीम ने जो वर्क किया, इसमें वो टेक्निकलिटी थी, टेक्निकल सपोर्ट थी, जिसको हम लोग जिस पे अमल पैरा हो कि हम लोग उसको तलाश कर सकें। ख़ास तौर पे जब मरने के बाद, उसके घर से जाने के बाद, पहले ये 365 में FIR दर्ज हुई थी। बंदा जब नहीं मिला तो कुछ अरसे बाद इसने एक गलती की थी, क्योंकि जो है कोई चोर है या कोई कातिल है वो कोई ना कोई निशान छोड़ देता। ठीक है। इसने उसी की सिम को ऑन करके और उससे जो है ना इसकी बहन को, इसके बहनोई को, उनको कॉल किया। अब वो चीज़ हमारे लिए जो है ना बड़ी वो तशवीश थी उसमें कि क्यों इस तरह हुआ। इसमें 2 चीज़ें थी। जो कातिल है उसने, तनवीर ने ये शो करना चाहा कि अभी बंदा ज़िंदा है। ठीक है। घर वालों को ये हो कि अगर कोई कॉल आई है, कोई बोला नहीं है, 5-5 सेकंड्स की कॉल थी, तो इसका मतलब है कि ही स्टिल अलाइव। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है। उसने सिर्फ तफ्तीश का रुख जो है वो मोड़ने के लिए जो है ना उसने ये काम किया था। ठीक है। मेरी टीम ने वहाँ जाके सरगोदा पे वो जो मोबाइल जिसमें उसका IMEI ट्रैक हुआ, सरगोदा से जाके पता किया जहाँ से वो सेल हुआ था। सरगोदा से वो चलता चलता लाहौर जो है, हमारी हार रोड मार्केट जो है, वहाँ पे वो पहुँचा। वहाँ से फिर दोबारा वो गुजरांवाला चला गया। अब गुजरांवाला जब वहाँ पे पहुँचा जाके, जिसके पास मौजूद था, जब हमने उसने ट्रेस किया, वहाँ से हमें जो कातिल है उसकी मोटरसाइकिल भी मिल गई और वहाँ से हमें फ़ोन भी मिल गया। वो उसके अजीज़ थे जिनके पास वो चीज़ें पड़ी हुई। ठीक है। इससे हमारा जो है वो शक जो था वो और कंसोलिडेट हो गया कि यार नहीं, इसी बंदे में कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है। मज़ीद ऐसी चीज़ें तफ्तीश में करके हमें ये चीज़ें सामने आ गई कि वो बंदा जो है ना उसने उसको मर्डर किया है। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें बात ये थी कि जब ये दोनों इकट्ठे दोस्त जाते हैं, उसके बाद जो इस टाइम कातिल है, कातिल जो है उस टाइम गायब हो जाता है। ठीक है। कातिल जो है तकरीबन 7-8 माह अपने घर से गायब रहता है, और जब ये पकड़ा जाता है फिर पता चलता है कि ये 7-8 माह जो गायब रहा, ये घर से ही कुछ फासले पे एक फैक्ट्री है जिसमें काम करता था। बिल्कुल ठीक है। उसी में काम करता रहा। घर क्यों नहीं आता रहा? अपने ही नाम की जो है, अपने ही जो है अगवा की इसने घर वालों ने इसकी FIR भी करवाई। अच्छा, मुलजिम की FIR भी होती है? जी, मुलजिम की सबसे पहले हुई मुलजिम की FIR। ठीक है। ठीक है। मुलजिम के लवाहिकीन ने FIR करा दी मकतूल पे कि मकतूल उसको साथ लेके गया और बंदा हमारा गायब है। अच्छा। असल में सारी चीज़ें इससे बरक्स थी। ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ें इससे मुश्किल केस बनाया बिल्कुल इसने। बहुत मुश्किल था। इसमें बहुत मुश्किल केस इसने कर दिया। 7-8 माह बाद जब वापस आता है तो दूसरा जो है बंदा अभी तक
जो उस पहली FIR में जो इल्ज़ाम लाया था, जिसको मुलज़म उन्होंने गर्दाना, वो आज तक सामने ही नहीं आया। दो से इकट्ठे घर से गए। उस चीज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये अगर ऐसा कोई सिलसिला नहीं था तो अपने घर से उसने राब्ता क्यों नहीं रखा। बड़ी सोचने वाली बात है ना कि वो घर से अपने राब्ता रखता, घर के करीब जो काम कर रहा है। 8 माह से यही चीज़ चलती आई कि ये घर से जो ये अगवा हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और इनके घर वाले प्रेशराइज भी करते रहे। बिल्कुल ठीक है। पुलिस को जो है, जो लोकल पुलिस थी उसको। फिर ये बाद में ये केस हमारे पास शिफ्ट होता है, ये वापस आ जाता है, वो FIR डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर जो मकतूल है उसके लवाहिकीन ने इस पे FIR करवाई। सेम वही FIR जो है वो इस पे होती है। ठीक है। अब उसकी तफ्तीश चलती रही कुछ अरसा, जो है कुछ 6-7 माह 8 माह तफ्तीश वो चली। उसमें हर तरह से जो है ना लोकल पुलिस ने भी और दूसरे तीसरे लोगों ने उसको चेक किया। लेकिन हमें फिर स्पेशली जो है हमारे SSP साहब जो है, कैप्टन लियाकत साहब ने ये टास्क दिया कि इसमें से हर हाल में हमने इस केस को ट्रेस करना। फिर अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, और उनकी दुआओं से और उनकी जो है वो डायरेक्शन से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसमें कामयाब हो गए कि ये पैसों की लालच में, क्योंकि मकतूल जो है वो घर से 1 लाख रुपया लेके निकला था सामान खरीदने के लिए। कबाड़ का काम करते थे, प्लास्टिक का, दूसरा तीसरा। तो उसकी लालच में इसने उसको जो है ना वो जहरीली चीज़ जो है उसमें बोतल है उसमें डाल के उसको पिला दी। और वो बंदा जब गनूदगी में गया तो फिर इसने उसका गला घोंटा, फिर इसने उसको नाले में फेंका। ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी और मज़ीद जारी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ऑर्गेनाइज क्राइम की टीम अब किस तरह से मुलजमों और मुजरमों को नकेल डालेगी। मंशियात फरोश हों या मोटरसाइकिल चोर हो या कत्लो गारत करने वाले डकैत हों, किस तरह से पुलिस की हिरासत में आएंगे, सब कुछ आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।